जो ज्यूरिसडिक्शन की बात होगी वो केवल और केवल कोर्ट से रिलेटेड होगी। जब कोर्ट को चेक करना होगा कि इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं या ट्रायल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तभी ज्यूरिसडिक्शन चेक करना है। क्या पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसके लिए ज्यूरिसडिक्शन चेक करना आवश्यक नहीं है? तो क्या दिस सेक्शन और दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू ओनली इंक्वायरी एंड ट्रायल, नॉट विद इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस? ये क्वेश्चन यहां से खड़ा हो जाता है, क्योंकि जब ज्यूरिसडिक्शन की बात हो रही है तो केवल कोर्ट की बात हो रही है। तो इससे तो प्राइमा फेसाई देखने पे ये निकल कर आता है कि हां, कि अगर पुलिस की बात होगी तो फिर यहां पर पुलिस की कोई बात नहीं हुई, यहां केवल और केवल कोर्ट की बात हुई है और साथ में इंक्वायरी की और ट्रायल की बात हुई है, इन्वेस्टिगेशन की भी बात नहीं हुई। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन is coextensive with that of the appropriate court which is competent to try the offense। इससे यह अर्थ निकल कर आता है कि जो क्षेत्रीय अधिकार की बात इन्वेस्टिगेशन के लिए होती है, वहां पर भी ज्यूरिसडिक्शन के प्रोविजंस जो इस चैप्टर में लिखे, जो कोर्ट के लिए लिखे हैं, वही सेम प्रोविजंस पुलिस द्वारा किए जाने वाले इन्वेस्टिगेशन पर भी एप्लीकेबल होंगे। अर्थात मीनिंग ये निकला कि जब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना होगा तो उसे भी ज्यूरिसडिक्शन देखना होगा इन्वेस्टिगेशन करने से पहले कि क्या ये अपराध जिसमें वो अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है पुलिस, वो ऑफेंस, वो अपराध उनके पुलिस स्टेशन की लिमिट के अंदर कमिट हुआ है या नहीं हुआ। और अगर मान लो उनकी लिमिट के अंदर ही ये ऑफेंस कमिट हुआ था, तभी जाकर पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन की पावर आएगी। और अगर ये अपराध उनकी लिमिट के बाहर जाकर हुआ है तो पुलिस के पास फिर ऐसे अपराध में इन्वेस्टिगेशन करने की पावर नहीं है। वो इसी चैप्टर से निकलकर आता है, जबकि एक्सप्रेसली यहां पर पुलिस और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं हुई है। तो फिर ये क्वेश्चन उठता है कि भाई जीरो एफआईआर का क्या? जब हम बोलते हैं कि भाई जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आएगी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड तो पुलिस ऑफिसर को फिर ज्यूरिसडिक्शन नहीं देखना, फिर आप एफआईआर रजिस्टर करेंगे ही करेंगे, तो उसका क्या होगा? तो इस बात को समझने के लिए आप देखिए, पुलिस को दो टाइप के एक्शंस लेने होते हैं। पहला एक्शन लेना होता है उसको रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, और दूसरा पार्ट होता है, दूसरा एक्शन होता है इन्वेस्टिगेशन। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि इन दोनों के बीच में आप एक लाइन खींच दीजिए और दोनों एक्शन अलग अलग हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये प्रथम सूचना का दर्ज किया जाना इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण नहीं कहलाता है। आप अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए, और जब आप ये मीनिंग सेट करके रखेंगे तो आपको पीछे बताई गई बात में ना कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो यहां और दिखाता हूं मैं आपको कि देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर की जब बात होगी तो वो होती है 154 सीआरपीसी में, या फिर बीएनएसएस की बात करें तो 173 बीएनएसएस में। और जो इन्वेस्टिगेशन की बात होती है वो 154 सीआरपीसी या 173 बीएनएसएस में नहीं होती है, वो होती है 156 सीआरपीसी और इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 175 बीएनएसएस में। तो इन सेक्शंस को भी अगर आप ध्यान में रखोगे तब भी ये रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का दर्ज किया जाना और इन्वेस्टिगेशन का करना, दोनों दो पार्ट हैं, अलग अलग पार्ट हैं। इसीलिए पीछे जो बात मैंने कही कि ज्यूरिसडिक्शन चेक करना है, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए चेक करना है, एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए चेक नहीं करना है, क्योंकि दोनों पार्ट अलग अलग हैं। ये वाला पार्ट चैप्टर नंबर 14 बीएनएसएस से कनेक्टेड है, ये वाला पार्ट चैप्टर नंबर 14 से कनेक्टेड नहीं है। इसलिए जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन किसी पुलिस ऑफिसर के पास आएगी तो उसे रजिस्टर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये डिरलिक्शन ऑफ हिज ड्यूटीज कहलाएगा और कहा जाएगा कि उसने अपनी ड्यूटीज को ठीक से नहीं किया है, उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल एक्शन भी
हो सकता है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन करने की बात आएगी तब आपको डेफिनेटली पुलिस ऑफिसर को ज्यूरिसडिक्शन चेक करना होगा कि किस ऑफेंस में वो इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वही इन्वेस्टिगेशन हो सकता है जो अपराध इस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में हुआ हो। और देख लीजिए, जब आप सेक्शन 154 सीआरपीसी या 173 बीएनएसएस पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे कि आप ज्यूरिसडिक्शन के बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया है, कोई बात ही नहीं हुई है ज्यूरिसडिक्शन पर। बट जब आप 156 सीआरपीसी या 175 बीएनएसएस देखेंगे तो वहां ज्यूरिसडिक्शन की बात हुई है। उसकी सबसेक्शन 1, यहां से पुलिस ऑफिसर को पावर मिलती है कि वो किसी कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। जब कानून ने ये वाली पावर दी इस सबसेक्शन 1 में, तो चेक करना है आपको क्या ज्यूरिसडिक्शन की बात हुई है। हाँ, ज्यूरिसडिक्शन की बात हुई है। कैसे हुई है देख लीजिए, इस सेक्शन में लिखा गया, सबसेक्शन 1 है 175 बीएनएसएस की, एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, इट मींस एसएचओ, वहां पावर दी गई एसएचओ की। एसएचओ में इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस, उसको पावर दे दी गई कि वो किसी भी केस को, किसी कॉग्निजेबल केस को, संज्ञेय अपराध को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उसकी विवेचना कर सकता है। लेकिन कौन सा होना चाहिए ये कॉग्निजेबल केस, इसी सेक्शन में आगे बताया गया, विच अ कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर द लोकल एरिया within the limit of such police station would have power to inquire into or try under the provisions of chapter 14। देखिए ऊपर बोल दिया गया कि वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेट कर सकता है कॉग्निजेबल केस को विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। लेकिन कौन सा कॉग्निजेबल केस होना चाहिए वो, तो उसमें कहा गया विच अ कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, जिस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन उस लिमिट पर पड़ता है जिस पुलिस स्टेशन की लिमिट में ये ऑफेंस हुआ है, तभी स्टेशन हाउस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। थोड़ा इजी करके समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, देखिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। ये एक कोर्ट है ए, और इस कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो इस एरिया पर है। इट मींस लोकल ज्यूरिसडिक्शन की डेफिनेशन को आप ध्यान रखेंगे तो इस कोर्ट के पास पावर है कि इस एरिया में जो कुछ भी होता है उस पर अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। जब कोर्ट की बात आती है तो ज्यूरिसडिक्शन, और जब पुलिस स्टेशन की बात आती है तो लिमिट। पुलिस स्टेशन की लिमिट कहां है, मान लो ये एक पुलिस स्टेशन है पी, और इस पुलिस स्टेशन की जो लिमिट है वो इस एरिया पे जाती है, जो एरिया कोर्ट का भी है। और इस पुलिस स्टेशन की लिमिट में यहां कोई ऑफेंस हुआ तो ये ऑफेंस ऐसे ज्यूरिसडिक्शन में हुआ जो इस पुलिस स्टेशन का है, और इस एरिया पर ये वाली कोर्ट इंक्वायरी कर सकती है, ट्रायल कर सकती है। इट मींस ये वाला पुलिस स्टेशन इस ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। लेकिन मान लो ऑफेंस हुआ यहां पर, जहां पर इस पुलिस स्टेशन की लिमिट नहीं है, वो पुलिस स्टेशन की लिमिट के बाहर है, साथ ही साथ ये कोर्ट के लोकल ज्यूरिसडिक्शन से भी बाहर है। तो क्या इस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन इस पुलिस के पास आती है, ध्यान देना इंफॉर्मेशन आती है, तो क्या ये पुलिस ऑफिसर रजिस्टर करेगा? बाउंड है, बिल्कुल रजिस्टर करेगा, क्योंकि रजिस्टर करने के टाइम पे उसे ज्यूरिसडिक्शन नहीं देखना, अपनी लिमिट नहीं देखनी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के मामले में एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए एंटर करना है, करूं या ना करूं, देन उसे सोचना है क्या ये ऑफेंस जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है क्या उसकी लिमिट में हुआ है या लिमिट के बाहर हुआ है। अगर लिमिट के बाहर हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इस एरिया के ऊपर इस कोर्ट का तो ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं। अब इस एरिया में कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा? जिस कोर्ट का इस एरिया के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन होगा उस एरिया का स्टेशन हाउस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो सबसेक्शन 1 ऑफ 156 सीआरपीसी
सब सेक्शन 1 ऑफ 175 बीएनएसएस से बिल्कुल क्लियर होता है कि ज्यूरिसडिक्शन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मैटर करता है और बिना ज्यूरिसडिक्शन के इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, जबकि एफआईआर रजिस्टर हो सकती है बिना इन्वेस्टिगेशन के। देखिए केस लो, देखिए टीपी नंदा कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है, केस की साइटेशन है केरला हाई कोर्ट का जजमेंट। टी वेंकटेश्वरुलु स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट है। और इसमें यह कहा गया कि वो जो प्रोविजंस है ना 170 सीआरपीसी या 190 बीएनएसएस के, जहां पर एसएचओ को डायरेक्शन दी गई है कि एसएचओ अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाता है कि एविडेंसेस सफिशिएंट हैं एक्यूज के अगेंस्ट, तो एक्यूज को फॉरवर्ड करेगा। कहां फॉरवर्ड करेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो कहा कि फॉरवर्ड द एक्यूज टू सच मैजिस्ट्रेट who is empowered to take cognizance of the offense। ऐसे मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करेगा एक्यूज को इन्वेस्टिगेशन के बाद जो मजिस्ट्रेट इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए सशक्त हो, ऐसे ऑफेंस का संज्ञान लेने के लिए सशक्त होगा। तो इसका मतलब पहले इन्वेस्टिगेशन में एंटर करने से ही पहले उसको चेक करना है एसएचओ को कि मेरा जो मैजिस्ट्रेट लगता है, मेरी जो कोर्ट लगती है, क्या वो कोर्ट इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है। वो तब होगा जब वो इंक्वायरी या ट्रायल करने के लिए एम्पावर्ड होगी, और वो जब होगी जब वो सेक्शन 197 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग होगी, और ये कि उस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ऑफेंस हुआ होना चाहिए। अब इससे आगे की भी बात देख लीजिए, आप सेक्शन देखिए 193 और सबसेक्शन 3, वहां पे बनती है पुलिस रिपोर्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ तो पुलिस रिपोर्ट बनेगी, और वो पुलिस रिपोर्ट कहां फॉरवर्ड की जाएगी, सेम बात लिखी गई, द पुलिस रिपोर्ट टू बी फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट हु इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। जो उस चार्जशीट में या पुलिस रिपोर्ट में ऑफेंस पुलिस ऑफिसर ने कंक्लूड किए, उस ऑफेंस का जो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता होगा, वहीं पर यह पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड की जाएगी। तो यहां से भी ये क्लियर कट होता है कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का रिलेशन सीधे सीधे कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के ज्यूरिसडिक्शन का रिलेशन सीधे सीधे कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से है। तो चैप्टर नंबर 14 बीएनएसएस, सेक्शन 197 बीएनएसएस, ये पुलिस द्वारा किए जाने वाले इन्वेस्टिगेशन के ज्यूरिसडिक्शन पर इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। 177 सीआरपीसी या 197 बीएनएसएस के बारे में बहुत कुछ हो गया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपको किसी एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे, प्रैक्टिकल में भी देखने के लिए मिलेंगे, वो क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। कुछ कॉन्सेप्ट आपका रह गया है तो प्लीज वो भी आप बताइए। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय